से वही हुआ कि जिसका ख्वाब मोहम्मद मुसद्दिक ने देखा था, बल्कि थोड़े बहुत फर्क के साथ हुआ और हाँ, स्ट्रॉन्ग पावर के साथ हुआ, क्योंकि इस बार तो ईरानियन लोगों ने उस पहलवी डायनेस्टी को सिरे से ही उखाड़ फेंका कि जो वेस्ट के इशारों पर ईरान पर लंबे वक्त से हुकूमत करती आ रही थी, और वहाँ पर फिर वो इस्लामिक राज शुरू हुआ कि जो आज भी ईरान में हम लोगों को नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और बड़ी जानकारी बड़ी नॉलेज वाली वीडियो है। दोस्तों, आज ईरान का कुछ ऐसा इतिहास जानेंगे जो सीधा हाल ही में जो अभी एक हीरो बन के उभरे हैं, जिनका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। और सीधा जो जिस मुल्क में वो रहते हैं उस ज़मीन के नीचे बेपनाह सोना है, बेपनाह दौलत ख़जाना है, लेकिन उस जो वहाँ के रहने वाले हैं वो गरीब के गरीबी रह गए। लेकिन बाहरी मुल्क के लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और सीधा उसी तरह से ईरान में भी कभी ऐसा भी हुआ करता था। लेकिन ईरान के भी एक ऐसे लीडर उठे जिन्होंने ईरान का एकदम नक्शा बदल दिया। तो आइए आज हम उसी वीडियो में देखेंगे कि ईरान में ऐसा कैसे हुआ था जो ईरान एकदम ही से बदल गया और फिर उनको किस तरह से मतलब सज़ा दी गई, कैसे उनकी मौत हुई। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो ज़्यादा से वीडियो को शेयर जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए बिना देर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। देश के लोगों को ये समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि बुर्किना फासो हो या अफ्रीका के आसपास के बाकी देश हों, ये खुद गरीब नहीं हैं, बल्कि इनको तो हमेशा से गरीब बनाकर रखा गया है, क्योंकि इनकी ज़मीन के नीचे जितने भी खजाने मौजूद हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो इन देशों की खुद की पब्लिक के इस्तेमाल में आने की बजाय हमेशा बाहरी ताकतों के द्वारा लूटे गए हैं। जिस अफ्रीकन माल के जरिए से फिर वो बाहरी ताकतें तो सुपर पावर बनती चली गई, लेकिन अफ्रीका के लोग गरीब से गरीब होते चले गए। दोस्तों, अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ज्यादा नहीं बल्कि कुछ डिकेड्स पहले ही बिल्कुल इसी तरह की ही कहानी हमको ईरान में भी नजर आती है। ईरान के अंदर भी अचानक से एक ऐसा लीडर उठा था कि जिसने वो कर दिखाया था कि जो पहले ईरान के इतिहास में कोई नहीं कर सका था, जिसने ईरान की किस्मत को तो बदल कर रख ही दिया था। साथ ही साथ इन कारनामों की वजह से उस लीडर की पॉपुलैरिटी सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी मुस्लिम दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ गई थी। लोग उस लीडर को मुस्लिम वर्ल्ड के एक हीरो के तौर पर भी देखने लगे थे। मगर फिर ईरान के दुश्मन ने अपनी चाल चली और पल भर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। और आज के इब्राहिम ट्राओरे की तरह ही ईरान का वो जो लीडर था, उसका अंजाम भी काफी अफसोसनाक और काफी दर्दनाक साबित हुआ। कहानी का आगाज होता है 19वीं सदी के आखिर से और 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत से, कि जब बहुत सारी रिपोर्ट्स या अलग अलग इशारों के जरिए से ये लगभग क्लियर हो चुका था कि ईरान जिस जगह पर मौजूद है उसकी जमीन के नीचे या आसपास के इलाके में उस दौर की सबसे कीमती चीज मतलब कि तेल मौजूद है। इसीलिए उस दौर की सुपर पावर मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर ने अपने एक बिजनेसमैन के जरिए से उस दौर के जो ईरान के कमजोर हुक्मरान थे उनके साथ एक समझौता किया, एक डील की, जिस डील के तहत ईरान के उन हुक्मरान को एक मोटी रकम दी गई और साथ में ये तय पाया कि ईरान की जमीन के नीचे से जो तेल निकलेगा उस तेल पर ब्रिटिश कंपनी का पूरा कंट्रोल होगा, जबकि उस तेल के जरिए से जो फायदा मिलेगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ 16% ईरान को दिया जाएगा। 1901 में ईरान के जिन हुक्मरान ने ये डील की थी उनका नाम मुजफ्फरुद्दीन शाह था, जबकि जो ब्रिटिश बिजनेसमैन था उसका नाम विलियम नॉक्स था। इस डील के बाद अब अगले 60 सालों के लिए ईरान के तेल पर पूरी तरीके से ब्रिटेन का कब्जा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर 1908 में फाइनली वो वक्त आ गया कि जब ईरान मिडिल ईस्ट का वो पहला देश बना कि जहां पर तेल की खोज हुई। बस फिर क्या था, पूरे मिडिल ईस्ट में भौकाल मच गया। भौकाल मचता भी क्यों ना, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मगर हैरानी की बात ये थी कि ईरान की जमीन के नीचे से निकलने के बावजूद भी इस तेल का ईरानियन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, बल्कि ये सारा का सारा तेल तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। अब वही इस तेल का इस्तेमाल किया करता था और उससे प्रॉफिट कमाया करता था। बल्कि जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर था, आप कह सकते हैं कि उसका चूल्हा ही ईरान के तेल से जल रहा था। खास तौर से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई जिसमें ब्रिटेन को जीत भी मिली थी, उस वॉर में या उस जीत में ब्रिटेन की तरफ से ईरान के तेल ने सबसे अहम किरदार अदा किया था। अब ब्रिटेन तो लगातार इस तेल से खूब फायदा उठा रहा था, मगर दूसरी तरफ जो ईरान के आम लोग थे वो बहुत परेशान थे। हर गुजरते वक्त के साथ उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्सा बढ़ने की सिंपल वजह यही थी कि आप खुद भी सोच लीजिए कि अगर आपके घर की जमीन के नीचे या आपकी खेत की जमीन के नीचे कोई ऐसी नायाब चीज मौजूद है कि जिसकी दुनिया दीवानी है, मगर उसके बावजूद भी आप उससे कोई फायदा नहीं ले सकते हैं, बल्कि आपकी आंखों के सामने ही कोई दूसरा इंसान उसको निकाल कर ले जा रहा है और उससे फायदा उठा रहा है, तो जरा सोचिए कि ऐसी कंडीशन में क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल वही रिएक्शन अब धीरे धीरे ईरान की पब्लिक की तरफ से भी आना शुरू हो चुका था। मगर ईरानियन लोगों के लिए परेशानी की बात यह भी थी कि ला गुस्से और प्रोटेस्ट के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ईरान के ऊपर उस दौर में जिस पहलवी डायनेस्टी का राज हुआ करता था वो तो सभी जानते हैं कि वेस्ट के कंट्रोल में रहा करती थी। प्रोटेस्ट होते थे, आवाजें उठती थी, मगर उनको बुरी तरीके से दबा दिया जाता था। मगर फिर 1950 और 51 का जब दौर आया तो फिर अचानक से वही हुआ कि जो आजकल हमको अफ्रीका के देश
बुर्किना फासो में दिखाई दे रहा है। मतलब एकदम से ईरान में एक ऐसा नया लीडर नमूदार हुआ कि जिसने पूरे वेस्ट को हिलाकर रख दिया और वो काम किया कि जो शायद वेस्ट ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और इन्हीं कामों की वजह से ही वो लीडर रातों रात न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ही हीरो बन गया था। इस हिस्टोरिकल ईरानियन लीडर का नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। 1882 में पैदा होने वाला ये ईरानियन लीडर पढ़कर तो स्विट्जरलैंड या फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों से आया था, मगर बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही बन गया था कि वो ईरान से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, जिसमें खासतौर से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को, क्योंकि जाहिर है तेल पर उसी का कब्जा था, अपने ईरान से पूरी तरीके से बाहर निकाल फेंकेगा। उसने उस दौर की ईरानियन हुकूमत की जो वेस्ट के ही इशारों पर चला करती थी उसकी फिक्र किए बिना ही ईरान के अंदर एक बड़े लेवल पर मुहिम छिड़ दी, जिसका मेन मोटिव यही था कि ईरान का जो ऑयल है उसको नेशनलाइज किया जाए। मतलब जिस तरह से आज के दौर में हम देखते हैं कि अफ्रीका में इब्राहिम ट्राओरे ने गोल्ड को लेकर मुहिम छिड़ रखी है कि अफ्रीका की जमीन के नीचे जब इतना ज्यादा गोल्ड है तो वो अफ्रीकन लोगों को ही मिलना चाहिए, ना कि बाहरी ताकतों को। बिल्कुल वैसे ही इस लीडर का भी यही मेन मकसद था कि जो ईरान का तेल है वो ईरानियन लोगों को मिलना चाहिए, ना कि बाहर की ताकतों के पास जाना चाहिए। अब क्योंकि ये एक ऐसा काम था कि जिसको करने की हिम्मत तक पहले ईरान में किसी ने भी नहीं की थी, तो इसीलिए फौरन ही मोहम्मद मुसद्दिक के साथ ईरान की पब्लिक का भरपूर सपोर्ट आ गया। खासतौर से ईरान के अंदर जितने भी नौजवान वर्कर्स थे या स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तो फौरन ही मोहम्मद मुसद्दिक को अपना लीडर मान लिया। और फिर फाइनली मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने कि जिनको बाकायदा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से चुना गया था, मतलब कि साफ सुथरे प्रोसेस के जरिए से। 1951 में ही मोहम्मद मुसद्दिक की भरपूर कोशिश और हिम्मत के बाद फिर फाइनली वो लम्हा आ गया कि जिसका ईरानियन लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। मतलब कि ईरानियन ऑयल को नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे फिर हुआ ये कि पिछले 30-40 सालों से जो ब्रिटिश कंपनी ईरान के तेल पर कब्जा करके बैठी थी, अब उसका वो कंट्रोल खत्म हो गया और अब ईरान का तेल डायरेक्टली ईरान के कंट्रोल में आ गया। ईरान के इस फैसले से जो पूरा वेस्ट हद से ज्यादा हिल गया था, उसके पीछे एक रीजन ये तो था ही कि ईरानियन ऑयल अब नेशनलाइज हो चुका था, मगर उससे भी बड़ा रीजन ये था कि अब सभी वेस्टर्न पावर्स को ये खतरा सताने लगा था कि कहीं ईरान में मोहम्मद मुसद्दिक की देखा देखी वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ यही सब कुछ शुरू ना हो जाए। क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी कॉलोनियल पावर के खिलाफ इस तरह का कोई भी स्टेप या इस तरह की हिम्मत दिखाने की कोशिश पहली बार की गई थी। यही रीजन था कि मोहम्मद मुसद्दिक के इस कदम ने उनको न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ही हीरो बनाया था। मुसद्दिक सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि जिसके जरिए से ईरान के जो हुक्मरान थे, मतलब कि शाह के, जो हम जान चुके हैं कि वेस्टर्न पावर्स के इशारों पर चला करते थे, उनकी ईरान में ताकत कम करने की कोशिश की, जबकि उनके मुकाबले में जो पार्लियामेंट की ताकत थी, जो लोगों की चुनी हुई सरकार की ताकत थी, उसको बढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए गए, साथ ही साथ उन्होंने डिफेंस और जो रॉयल फैमिली थी उसका बजट भी घटाया। मतलब ईरान के शाह की जो एक शाही लाइफ थी, जो फजूल खर्चियां थी, उसको कम करने की कोशिश की। साथ ही साथ मिलिट्री की जो पावर थी या देश की पॉलिटिक्स पर उनका जो इन्फ्लुएंस था उसको घटाने की भी शुरुआत की। देश के अंदर से वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए कदम उठाए और तो और ईरान के केस को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर गए, जहां पर उस केस में उन्होंने जीत भी हासिल की। उनके ये फैसले उस दौर के हिसाब से कितने ज्यादा बड़े और बोल्ड थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1951 में टाइम मैगजीन ने उनका फोटो छापते हुए उनको मैन ऑफ द ईयर करार दिया। साथ ही इनके बारे में ये भी छापा कि ये मोस्ट वर्ल्ड शेकिंग इंडिविजुअल ऑफ 1951 हैं। अब जाहिर है जब एक तरफ मोहम्मद मुसद्दिक के बारे में ये सब कुछ चल रहा था, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर भी भला खामोश कैसे बैठ सकती थी, क्योंकि उनका तो अब सब कुछ दांव पर लग चुका था। और मेनली अमेरिका के जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ब्रिटेन को पीछे करते हुए दुनिया की नई सुपर पावर के तौर पर उभरा था, और जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ईरान के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, बल्कि जिसने अब ब्रिटेन से भी ज्यादा ईरान के तेल का फायदा उठाना भी शुरू किया था, तो उसके लिए भी अब खतरे की घंटी बज चुकी थी। और अमेरिका के सामने तो एक और खतरा ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे एंटी वेस्ट की पॉलिसी की वजह से ही ये ईरान देश सोवियत कैंप में चला जाए। बस फिर क्या था, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने सलाह मशवरा किया और दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसीज मतलब कि CIA और MI6 ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। ऑपरेशन शुरू हुआ तो इस ऑपरेशन के तहत सबसे पहले तो खूब फंडिंग की गई, जिस फंडिंग के जरिए से ईरान की सड़कों पर खूब प्रोटेस्ट और दंगे फसाद वगैरह शुरू करवाए गए। उसके बाद मोहम्मद मुसद्दिक के खिलाफ खूब फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा वगैरह को फैलाया गया। साथ ही ईरान की ऊंची पोजीशंस पर बैठे हुए जो बहुत सारे लोग थे, जिनमें पॉलिटिशियंस भी थे, मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे और हाँ बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स भी थे, उनको रिश्वत दी गई और उनको खूब पैसा खिलाया गया। जब इन सारी चीजों के जरिए से पूरा ईरान का माहौल गड़बड़ा गया, हर तरफ गदर और दंगे फसाद ही सुनाई देने लगे और मोहम्मद मुसद्दिक के खिलाफ माहौल बनने लगा, तो फिर फौरन ही एक आर्मी जनरल के जिसका नाम फतहुल्लाह ज़ाहिदी था, उसको इन दोनों ताकतों ने बैक किया। उसके जरिए से फिर आर्मी ने कंट्रोल लेना शुरू किया और 19 अगस्त 1953 को फाइनली मोहम्मद मुसद्दिक को अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करने के फौरन बाद जैसा कि पहले ही प्लान बना लिया गया था कि ईरान की सारी ताकत एक बार फिर से ईरान के जो शाह थे, मतलब कि मोहम्मद रजा पहलवी, उनको दे दी गई। वैसे इनकी हुकूमत पहले से ही चल रही थी और इनके बारे में हम जान चुके हैं कि ये वेस्ट के इशारों पर काम करते थे, बल्कि उन्हीं के बंदे थे। मगर क्योंकि बीच में मोहम्मद मुसद्दिक के PM इलेक्ट हो जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए गए थे और ईरान अब बड़ी तेजी के साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा था। मगर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी वेस्टर्न पावर्स के जो बहुत सारे देशों में अब तक सिर्फ डेमोक्रेसी को लाने के बहाने हमला कर चुकी हैं या वहाँ पर इंटरफेयर कर चुकी हैं, उन्होंने ही 1953 में ईरान को सिर्फ अपने फायदे के लिए डेमोक्रेसी से उल्टा राजशाही की तरफ धकेल दिया था और अगले 26 साल तक ईरान एक बार फिर से सिर्फ एक इंसान के कंट्रोल में आ गया था। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर मोहम्मद मुसद्दिक का ट्रायल शुरू हुआ, जहाँ पर उनको ये ऑफर दिया गया कि अगर वो अपने लिए गए तमाम फैसलों को गलत मानते हुए माफी मांग लें तो उनको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद मुसद्दिक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने लिए गए तमाम फैसलों को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको अगले 3 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया।
और 3 साल पूरे करने के बाद भी फिर उनको उनके ही घर में अरेस्ट कर दिया गया, एक ऐसी जगह पर कि जो बड़े शहरों की चमक दमक से काफी दूर थी, और ऐसे आइसोलेटेड माहौल में भी उनको हमेशा निगरानी में रखा जाता था। उनको किसी से भी ज्यादा मिलने नहीं दिया जाता था कि कहीं किसी भी तरीके से वो खतरा ना पैदा करें। ऐसी तन्हाई में जिंदगी गुजारते हुए वो आखिरी वक्त में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी शिकार हो गए थे, और फिर 1967 में उसी घर के अंदर कैद रहते रहते ही उनकी डेथ हो गई थी। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका जो फ्यूनरल था, जो आखिरी रस्में थी, उनको प्राइवेट ही रखा गया, मतलब ज्यादा लोगों वगैरह को नहीं बताया गया, नहीं इकट्ठा किया गया, और उनको उसी घर के अंदर ही दफना भी दिया गया। मोहम्मद मुसद्दिक तो 1967 में चले गए, मगर हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी वेस्टर्न पावर्स ईरान में वो होने से नहीं रोक सकी कि जो मोहम्मद मुसद्दिक या फिर उनके फॉलोअर्स करना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ 12 साल के बाद ही, मतलब 1979 में ईरान के अंदर एक बार फिर से वही हुआ कि जिसका ख्वाब मोहम्मद मुसद्दिक ने देखा था, बल्कि थोड़े बहुत फर्क के साथ हुआ, और हाँ, स्ट्रॉन्ग पावर के साथ हुआ, क्योंकि इस बार तो ईरानियन लोगों ने उस पहलवी डायनेस्टी को सिरे से ही उखाड़ फेंका कि जो वेस्ट के इशारों पर ईरान पर लंबे वक्त से हुकूमत करती आ रही थी, और वहाँ पर फिर वो इस्लामिक राज शुरू हुआ कि जो आज भी ईरान में हम लोगों को नजर आता है। तो ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि कहीं पे तेल ही तेल है, जैसे ईरान में पता चला, और कहीं पे सोना सोना है, यानी कि जो बर्किना फासो जो साउथ अफ्रीका में है। तो इस तरह से हर मुल्क में, हर मुल्क का जो लीडर होता है उसको मुल्क को आगे बढ़ाना है, ना कि उसको पीछे लेके जाना है। लेकिन कुछ हुकूमतें, ताकतें ऐसी मिल जाती हैं जो वो अपना सिक्का जमाने के लिए सामने वाले को हटा देती हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रास्ते से, कैसे भी करके। अब बाकी तो फिर जो मुल्क का जो होता है चीफ मिनिस्टर, उसका तो यही काम है कि वो अपने मुल्क को आगे लेके जाए, तरक्की करे, खूब कामयाबी दे। और जैसे कि इब्राहिम तरावे इस टाइम बड़े चर्चाओं में हैं, अपने मुल्क के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये हर लीडर को करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।